ठीक है धीरज जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आई थिंक 5 मिनट हो गए हैं, राइट? आपका वीडियो ऑन कर लेंगे धीरज भाई? हाँ, आ रहा वीडियो? सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। माई सेल्फ धीरज चौहान। मैं पाली से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान पाली से। और मैंने अपना CA 2013 में कंप्लीट किया है और तब से लेकर पाली में मैं अपनी प्रोफेशनल सर्विस की सर्विसेज दे रहा हूँ। क्योंकि आज वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स मैं बता देता हूँ। हमारा जो ग्रुप है SPK प्रोफेशनल ग्रुप, इस ग्रुप के ऑब्जेक्ट्स जो है वो है नॉलेज शेयरिंग करना, मतलब किसी भी बारे में अपनी प्रोफेशनल रिलेटेड नॉलेज शेयरिंग करना, या आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है तो वो उस ग्रुप के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, जिससे अपने दूसरे प्रोफेशनल मेंबर्स को इसकी हेल्प हो सके और अपने फैमिली मेंबर्स जो भी प्रोफेशनल है उसको ऐड कर सकते हैं। और चूंकि आज ये हमारा वीडियो 4th सेशन है, 4th टॉपिक है। इससे पहले हमने 3 टॉपिक सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं, जिसमें फर्स्ट सेशन में नवीन जी मक्तानी ने कोविड-19 के बारे में, हर्षित जी ने इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, और इंश्योरेंस के बारे में दयालाल जी दर्जी ने, और लास्ट वन में देवेश जी ने हमें स्टार्टअप के बारे में समझाया था। क्योंकि ये सिलसिला हम कंटिन्यू जारी रखते हैं और इसी सिलसिले के दौर में आज हमारा 4th टॉपिक है जो फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड है, जिसमें हमें रविंदर जी कौन अवगत कराएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हम बताएंगे कि just a minute. Mukesh ji, can you put on mute all the other members, and whoever wants to speak can unmute themselves. Correct. Yes, Devesh ji, go. Dheeraj ji, go on, please. हाँ, sorry. ठीक है। आज हमारा टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में है, जिसके बारे में रविंदर जी बताएंगे कि क्या फाइनेंशियल प्लानिंग हम अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर के साथ कैसे हम अपना फाइनेंशियल गोल कंप्लीट कर सकते हैं, अपने सरप्लस फंड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं रविंदर जी के बारे में परिचय देना चाहूंगा। रविंदर जी जो कि नीमच से हैं, मध्य प्रदेश नीमच से हैं, और इन्होंने 2012 में अपना CA कंप्लीट किया था, और तब से वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने एज ए क्रेडिट मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, और 2018 में उन्होंने चीफ मैनेजर के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन किया। और साथ साथ में इनकी बैंक में तो ये काम करते हैं, इसके अलावा इनकी रुचि है फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, कि फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसके साथ ये CFP का कोर्स भी कर रहे हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में विस्तार से हमें समझाएंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जा सकती है। तो मैं रविंदर जी को बुलाना चाहूंगा कि वाकई हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझाएं। रविंदर। Thank you, Dheeraj ji, for the introduction, and thank you for all the group members of SPK Professionals for giving me this opportunity to express my views on the financial planning. So I hope I am audible to all. Yes, Ravin ji, go on. Yeah. So just before we start, Abhishek ji, this slide is ready. All. Yeah, thank you. तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो हमने देखा है कि हर जगह होती है, ठीक है। हम आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी जो बजट बनाती है, दैट इज आल्सो फाइनेंशियल प्लानिंग। हम जो काम करते हैं, जिस भी संस्था में हम काम करते हैं, वो भी कुछ बजटिंग करती है, वो भी कुछ टारगेट देती है, दैट इज आल्सो फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम थोड़ा इस पे चर्चा करें। क्योंकि क्या होता है कि वैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या वैसे तो हम काफी फाइनेंस से डे टू डे अपनी लाइफ में गुजरते ही हैं, लेकिन इस फाइनेंशियल प्लानिंग को हम अपने फ्यूचर के लिए किस तरह बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम आज इस सेशन में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है।
व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? सो फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह का है कि जैसे हम जो भी अर्न करते हैं, तो हमारा अर्न करने का मतलब केवल ये नहीं होता कि हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को करें और बाकी और कुछ नहीं। हम अर्न करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे फ्यूचर में जो भी हमारे गोल्स हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो जिसमें हमारा फाइनेंशियल इन्वॉल्व है, केवल जो फाइनेंशियल इन्वॉल्व है उसी के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। तो उस फाइनेंशियल प्लानिंग को करने के लिए एक प्लान डेवलप करना जरूरी है, ठीक है। सो दैट विल हेल्प अस टू अचीव अवर फाइनेंशियल गोल। तो फाइनेंशियल प्लानिंग डेफिनेशन वाइज अगर रखे जाए तो ऐसा होगा कि अ प्रोसेस जिससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर सकते हैं। गोल्स तो हमारे इंडिविजुअली फाइनेंशियल गोल्स को ही मीट कर पाएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग से। फॉर एग्जांपल, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करना है अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, चाइल्ड के मैरिज के लिए, या हमारे अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए। तो हम वो अपने फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करें, प्रॉपर मैनेज किस तरह से करें कि हम आगे जाके अपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएं। तो दैट इज अ डेफिनेशन वाइज कह लीजिए कि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है तो हमें क्यों करें, मतलब अगर विदाउट क्या फाइनेंशियल प्लानिंग हम अपने आने वाले गोल जो हमने सोचे हैं अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वो हम अभी से नहीं कह सकते हैं कि हम विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग अपने गोल अचीव कर ही लेंगे। बट अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया तो हमारे गोल हम ये काफी हद तक क्या, मतलब अगर हम फाइनेंशियल प्लान हमने प्रॉपर फॉलो किया तो हम फाइनेंशियल अपना जो भी गोल है उसको बिल्कुल अचीव कर ही सकते हैं। तो अगर ऐसा बेनिफिट वाइज हमने कुछ बेनिफिट्स हमने लिस्ट आउट किए जो मेजर बेनिफिट्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। एक तो ये है कि फर्स्ट बेनिफिट है कि ये अपने को एक हैबिट डेवलप करता है जिससे हम इन्वेस्टमेंट या सेविंग कर पाए। जनरली क्या होता है ना कि हम जैसे अर्न करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमारी इतनी सेविंग करने की हैबिट नहीं होती है, या जो भी अगर न्यू अर्न करने वाला है या जो न्यू जॉब स्टार्ट करता है तो उनको शुरू में रहता है कि ठीक है जो भी अपने इनकम है उसको हम लाइफ प्रॉपर एंजॉय करें, और जो भी हम अपने हमारे जब भी पढ़ाई करने तक हमारे जो भी सपने थे कि हम जॉब करने के बाद ये करेंगे, वो हम शुरुआत में ही सब उसको पूरा करना चाहते हैं। बट उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब से हम अर्निंग करना शुरू करते हैं तब से हमारा एक सेविंग हैबिट भी डेवलप होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट हैबिट भी डेवलप होनी चाहिए। तो अगर हमने अपने फाइनेंशियल प्लान को बना लिया तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कितने टाइम में कहाँ पहुंचना है और उसके लिए हमको कितनी सेविंग करने की जरूरत है और उसको किस तरह से इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो मतलब इससे ये बेनिफिट तो पक्का मिल जाता है कि हम अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैबिट डेवलप हो जाती है, और अगर एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो वो काफी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। फिर एक वो आप उसको चेंज नहीं हो पाता, आपको हमेशा माइंड में रहता है कि ठीक है मेरे को ये गोल अचीव करना है एंड दिस इज माय इन्वेस्टमेंट फॉर दैट एंड आई हैव टू डू दिस। दूसरा होता है कि एक अगर हमने समझो हमारा कुछ सेविंग है भी सही, हम कोई इन्वेस्टमेंट कर भी रहे, बट हमने ये डिसाइड नहीं किया कि वो इन्वेस्टमेंट या वो सेविंग हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास मंथली 2000-5000 रुपीज सरप्लस थे, तो वो मैंने अपने जो है एक किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच लिया और किया भी सही। बट उसको हमने ये नहीं सोचा कि ये इन्वेस्टमेंट में क्यों कर रहा हूँ। हमने ये सोचा था कि ठीक है अभी सरप्लस है, अभी इन्वेस्ट कर देते हैं, जब मैच्योरिटी होगी तब देखा जाएगा उस फंड का क्या करना है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग करने से क्या होता है, आप अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को अपने एक गोल के साथ अटैच कर देते हैं कि फॉर माई दिस गोल दिस इज माई इन्वेस्टमेंट, फॉर माई दिस गोल दिस इज माई इन्वेस्टमेंट। तो उससे क्या होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक मीनिंग मिल जाती है कि आप अपने अभिषेक जी अदर वन को म्यूट कर दीजिए प्लीज। अभिषेक जी Actually, Mukesh ji is the host. Mukesh ji. मुकेश सबको म्यूट कर दो ना प्लीज। म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ ठीक है। हाँ अभिषेक जी रविंद्र चलिए आगे। हाँ लास्ट स्लाइड पे थे हम। लास्ट चलिए। अभिषेक जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ नहीं लास्ट
बैक, इससे भी एक पहले वाली। ठीक है सर। हाँ ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद कि मेरा ये पर्टिकुलर गोल आज से 10 इयर्स बाद है, तो ये जो मेरा पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है ये एटलीस्ट मुझे 10 इयर्स तो करना ही है। उसको एक डायरेक्शन मिल गया, उसको एक मीनिंग मिल गया। ठीक है। तीसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग से ये एक हेल्प होता है कि हम अपने जो भी रिस्क है उसको मैनेज कर पाते हैं। रिस्क इन द टर्म्स ऑफ मतलब काफी टर्म्स में हो सकता है, जैसे कि आज हमारी जो जॉब है वो रहेगी या नहीं रहेगी, या जॉब का जो नेचर है वो रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। हमारी जो हेल्थ है वो अभी जो हेल्थ है वो रहेगी या नहीं रहेगी। हम खुद जो है रहेंगे, क्योंकि गोल तो हमने डिसाइड कर लिए, और गोल हम अपने लिए इंडिविजुअल के लिए डिसाइड नहीं करते, हम एक फैमिली के लिए डिसाइड करते हैं। तो हमारे नहीं रहने पे भी वो गोल अचीव होने चाहिए। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं? रिस्क मैनेजमेंट से, कि जो भी रिस्क है उसको हम मैनेज करें। तो फाइनेंशियल प्लान डेवलप करने से क्या होगा कि आपका एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी तैयार हो जाएगा कि अगर मेरा ये गोल है, मैंने ये प्लानिंग की है, इफ अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ भी अनफोर्सिन इवेंट होता है, तो दिस इज माय रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट या दिस इज माय रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कि जिसके हिसाब से हम अपने रिस्क मैनेज कर सकते हैं। दूसरा एक बेनिफिट क्या होता है कि जो भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेता है उसको थोड़ा एक मतलब मोर सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट फील आता है। ठीक है। वरना क्या रहता है कि लोगों के मन में ऐसा रहता है, यार मुझे, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, अभी मुझे इतने टाइम बाद इतने पैसे चाहिएंगे, क्या मैं ला पाऊंगा, नहीं ला पाऊंगा, कर पाऊंगा, उस वक्त मुझे कौन हेल्प कर पाएगा, या मेरे को कैसे फंड अरेंज होगा। बट अगर फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कर ली है तो हमको एक फीलिंग ऑफ मोर सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंट आया था कि यस, मेरे पास फाइनेंशियल प्लान तैयार है, मेरा ये जो गोल है ये आई विल बी कंफर्टेबली अचीविंग दिस गोल। तो इस तरह से मतलब ये मतलब फीलिंग ऑफ मोर सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट हमको देता है। कहते हैं ना कि बेटर प्लानिंग इज हाफ डन, तो इसमें हम क्या फाइनेंशियल प्लानिंग ही कर रहे हैं। तो अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी कर ली, हमने अपने गोल आइडेंटिफाई कर लिए, हमने उसको उसके लिए हमने प्रॉपर प्लान डेवलप कर लिया, उस प्लान को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमको एक श्योरिटी रहेगी कि यस आई विल बी अचीविंग दिस प्लान, और मुझे आज से मतलब फ्यूचर के बारे में, इस प्लान के या इस गोल के बारे में चिंता करने की कोई मतलब ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा रहता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक डेवलप हो गया तो हमको मतलब हम बहुत कंफर्टेबली रह पाते हैं। कंफर्टेबली इन द सेंस कि जैसे अभी आप देख लीजिए, एक कोविड है, क्राइसिस का टाइम है। ठीक है। हम जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम बेसिक चीज में ये बताते हैं कि हमारे पास एक इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। अभी कोविड में क्या हुआ कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबको रिक्वेस्ट किया था कि किसी की आप सैलरी मत कट करिए, सबको सैलरी दीजिए। तो मार्च महीने की सैलरी तो हमने देखा कि ज्यादातर सभी लोगों को मिली। ठीक है। लेकिन अप्रैल और मई के बाद जो भी कंपनीज थी या जो भी उनके एम्प्लॉयर्स थे, उन्होंने इतना क्योंकि उनके पास भी फंड हो सकता है, फंड की शॉर्टेज हो, उनको फंड नहीं मिला। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जिसके पास होगा तो हम उसको एक हम बेसिक ये आइडिया देते हैं कि आपको एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। वो इमरजेंसी फंड कितना हो सकता है आपका मतलब लाइफस्टाइल के अनुसार या आपकी एज के अनुसार, जैसे हम डिसाइड करते हैं कि वो 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस अपने होने चाहिए या 6 मंथ के एक्सपेंसेस अपने होने चाहिए। तो जिस जिस समय ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन आती है, तो उस वक्त अगर हमको फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड कोई इनकम नहीं मिले, तब भी हम जो है मोर कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास हमारा बैकअप प्लान या इमरजेंसी फंड तैयार होता है। ये तो हमने बात की डेफिनेशन और जो क्या बेनिफिट्स है या हमको फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कि फाइनेंशियल प्लानिंग चलो हमने डिसाइड कर लिया कि हमको प्लानिंग तो करनी है, बट उसको प्रोसेस कैसा है, क्या है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग मोटा मोटी एक 5 स्टेप का प्रोसेस है। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि शुरुआत जैसे होती है कि कलेक्टिंग द डेटा। कलेक्टिंग द डेटा इन द सेंस ये है कि हम जरूरी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग हम अपने खुद की कर रहे हैं, बट हमें अपने बारे में ही पूरा डेटा इकट्ठा करना है और अपना एक जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें तो एक पेपर पे या एक कॉपी पे अपना वो लिख के ही डेटा हम कलेक्ट करें। क्योंकि और मेरा कहना तो ये है कि आप जैसे डेटा कलेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट उसमें जो है 2 से 3 दिन आप डेटा कलेक्शन में लगाइए। जनरली होता क्या है ना, हम डेटा कलेक्शन स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट डे लिखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ मेरे पास मुझे सभी डेटा याद आ गया। बट हम जब तो प्लान के बीच में होते तो हमको याद आता है, अच्छा मेरे पास एक वो भी इंफॉर्मेशन थी, या मेरे पास वो भी इन्वेस्टमेंट था, या मेरे पास वो भी लायबिलिटी थी जो मैं ये नहीं इसमें डेटा कलेक्शन में लिख पाया। उसकी वजह से मेरा प्लान में थोड़ा या काफी बड़ा चेंज है। तो अब डेटा कलेक्शन में क्या है कि
डेटा कलेक्शन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन में आप अपने हेल्थ के बारे में, अपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका करंट लाइफस्टाइल क्या है, आप फ्यूचर में क्या लाइफस्टाइल अज्यूम कर रहे हैं अपने लिए, ये सब आपके आते हैं क्वालिटेटिव डेटा में, जिसमें आपका फाइनेंस इन्वॉल्व, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा होता है एक क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा इन द सेंस कि आपके पास अभी क्या इन्वेस्टमेंट आपके हैं, अभी आपकी इनकम लेवल क्या है, अभी आपके पास क्या लायबिलिटीज हैं, वो लायबिलिटीज आपको क्या उसका टेन्योर है, वो इंटरेस्ट बेयरिंग है, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है, और आपकी जो अगर इन्वेस्टमेंट है वो कब मैच्योर हो रहे हैं, ये सब जो डेटा है ये आपका आएगा क्वांटिटेटिव डेटा में। तो आपको दोनों ही तरह के, चाहे वो अपना क्वालिटेटिव डेटा हो चाहे क्वांटिटेटिव, दोनों ही डेटा आपको एक अपने सामने रखने हैं, और तभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे जो है मूव करना है। नेक्स्ट स्टेप इसमें हम देखें तो आता है आइडेंटिफाइंग द नीड्स और सेटिंग द गोल्स। तो हमको अपनी नीड आइडेंटिफाई करनी है। मेरा ये नीड ये है कि मेरे को आज से 10 साल बाद घर बनाना है, या मेरे को आज से 20 साल बाद अपने बेटे की शादी करनी है, ये अपनी नीड होती है। अब उस नीड को आपको फाइनेंशियल गोल में कन्वर्ट करना है कि यस, मुझे अगर बेटे की शादी करनी है तो मुझे कम से कम जो भी अपना इनकम लेवल के हिसाब से, कि मेरे को इतना 20 लाख 10 लाख जो भी जिसका भी इनकम लेवल या जिसकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उतना हमको चाहिएगा। ये हमको जो है एक अपने गोल सेटअप करने हैं। और गोल काफी मतलब अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे एक दो एग्जांपल हमने लिए। उसके अलावा गोल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो सब हमको उसमें डिफाइन करना पड़ेगा। प्लस हमको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि जो भी हमने गोल है इसकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे हम तो हम अपना जो भी हम सोचे वो सब अचीव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा बॉटलनेक आएगा कि नहीं, ये प्लान जो है या ये गोल जो है हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि दिस इज माय फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट गोल, दिस इज सेकंड और दिस इज थर्ड। हो सकता है किसी का एक फाइनेंशियल गोल हो कि मुझे फार्म हाउस भी लेना है, बट वो फार्म हाउस का हम इम्पोर्टेंस इतना नहीं देंगे, ठीक है, कि चलो अगर बाद में अगर हम प्लान बनाने के बाद हमारे पास सरप्लस फंड अगर बचते हैं तो हम दे सकते हैं कि फार्म हाउस के लिए हम प्लान कर सकते हैं। बट बेसिक हमारा जो है वो हमारे जो प्रायोरिटाइज किए हमने वो हमारे बिल्कुल अचीव होने चाहिए, उस तरह से हमको प्लान बनाना है। तो जब आपने डेटा अपना कलेक्ट कर लिया, जब आपने अपने गोल आइडेंटिफाई कर लिए, तो आपको नेक्स्ट आता है कि एक एप्रोप्रिएट प्लान आप डेवलप करें। एप्रोप्रिएट प्लान आप कैसे डेवलप करेंगे? जो आपके डेटा आपने कलेक्शन किया था और जो आपकी गोल्स थे उनसे ही आपको जो है अपना ये अपना एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्लान डेवलप करना पड़ेगा। उसमें आपको अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन, उसके आपको जो भी आपके नीड्स आपने बनाई थी, आपका जो भी मंथली इन्वेस्टमेंट कितना होगा, किस प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए करना है, किस तरह का इंश्योरेंस आपको लेना है, कितना अमाउंट का इंश्योरेंस आपको लेना है, मतलब बहुत ये डिटेल्ड में आपको जो है ये आपको गोल गोल आपको जो है फाइनेंशियल प्लान अपना बनाना पड़ेगा। एक बार हमारा प्लान बन गया, जनरली हम क्या देखते हैं कि हमने डेटा कलेक्शन कर लेते हैं, अपने गोल आइडेंटिफाई करते हैं, प्लान भी डेवलप करते हैं, बट क्या होता है हम उसको नेक्स्ट स्टेप जो है इम्प्लीमेंटिंग प्लान, तो हम प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अब अगर हमने पहले की 3 स्टेप कर दी और अगर हम प्लान को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए, या जिस तरह से हमने सोचा था, जो हमने प्लान में डेवलप किया था उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो हमारी पहली 3 जो भी स्टेप्स है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम जो है एक बार जो हमने प्लान डेवलप किया है उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा कि आपने जो भी प्लान में आपने सोचा था कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो वो इन्वेस्टमेंट आप अपने स्टार्ट करेंगे। आपने सोचा था कि ये इंश्योरेंस मैं लूंगा, तो ये इंश्योरेंस आपको लेना है। तो ये आपका प्लान को जो भी है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपने प्लान बना लिया, इम्प्लीमेंट भी कर लिया, बट यहीं पे काम खत्म नहीं हो जाता है। आपको अपना प्लान को मॉनिटर भी करना जरूरी है। क्या होगा अगर काफी चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपने प्लान बनाया, उसके बाद आपके जॉब प्रोफाइल में कुछ चेंज हो गया, या आपकी जॉब आपने चेंज कर ली, उसकी वजह से आपके इनकम लेवल बढ़ा हो, या आपके जो है इनकम लेवल कम हुआ हो, या आपका जो है प्लेस आपने चेंज कर ली, आप रिलोकेट हो गए, किसी के शादी हो गई, किसी का डिवोर्स हो गया, कोई आपके घर में एक नया चाइल्ड का बर्थ हो गया, तो ये सब इवेंट, या कोई रेगुलेटरी चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल की कोई टैक्सेशन आया उसमें कुछ चेंज आ गया, तो ये सब थिंग्स को देखते हुए आपको अपने प्लान को मॉनिटर करना है और सुटेबली उसको मॉडिफाई भी करना है। ये नहीं कि एक बार मेरा जो प्लान बन गया वही मेरा हमेशा चलता रहेगा, नहीं, आपको जो है
जैसे जैसे इवेंट होते जाएंगे आपको अपने प्लान को मॉडिफाई भी करना है अकॉर्डिंगली और फिर उसको वापस इंप्लीमेंट करना, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो आपको नहीं, आपने जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसमें आपने जो रिटर्न्स अज्यूम किए थे वो रिटर्न्स आ रहे हैं नहीं, वो भी आपको उसमें देखना है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमने 5 स्टेप कवर की, कलेक्टिंग द डेटा से लेके मॉनिटरिंग द प्लान तक। नेक्स्ट आता है कि ठीक है, ये हम प्रोसेस भी समझ गए, अब हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त किस की एरियाज में हमको ध्यान देना है। जैसे मैंने अभी तक जो जो बताया उसमें मैंने अपने काफी की एरियाज को ध्यान में लिया है, आपको बताया भी होगा। तो अब हम आएंगे कि एरिया तो बहुत सारे, जहां भी फाइनेंस इन्वॉल्व है उसका हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त ध्यान रखना ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेजर एरिया कौन कौन से हैं उसके बारे में हम एक डिस्कस करेंगे। इसमें मेजर एरिया जैसे रिस्क मैनेजमेंट, तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमने प्लान तो डिसाइड कर लिए, बट रिस्क बहुत सारी है, हमारी जॉब की रिस्क है, हेल्थ की रिस्क है, लाइफ की रिस्क है, लेकिन हमारे जो भी गोल्स हैं वो तो हमको अचीव करने ही है, चाहे हम रहें, ठीक है। अगर हम नहीं रहे तो वो गोल्स थोड़े कट डाउन हो जाएंगे या हो सकता है किसी केस में थोड़े बढ़ भी जाए, बट हमको वो अचीव करने ही है। तो सबसे पहले एरिया में जो बोलूंगा की एरिया है वो है रिस्क मैनेजमेंट। हमको अपना रिस्क तो सबसे पहले अपना मैनेज करना ही चाहिए। हमने एक बार रिस्क मैनेज कर लिया तो हम बाकी अपने दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं या दूसरे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मूव कर सकते हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट में कहूंगा कि बिल्कुल एक की एरिया है फाइनेंशियल प्लानिंग का स्टार्ट करने के लिए। दूसरा है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। जैसे हमने सोचा देखा है कि प्लान बनाया तो उसमें हमने अपने जो भी फ्यूचर गोल है उसको अचीव करने के लिए हमको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो वो इन्वेस्टमेंट किस प्रोडक्ट में करें, उस इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम के लिए करें, उस इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी क्या होगी, उस इन्वेस्टमेंट से हमको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ये सब जो प्लानिंग है ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आएगा। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बाद है रिटायरमेंट प्लानिंग। अब क्या रिटायरमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है तो काफी हद तक कोरिलेटेड, लेकिन हमने इसको अलग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ये है कि आप जब तक रिटायर नहीं हो तब तक तो आप इन्वेस्ट करते हैं, बट रिटायरमेंट प्लानिंग ये है कि आपको जब आपका इन्वेस्टमेंट करना खत्म हो जाए उसके बाद भी आपके आगे की लाइफ चलती रहे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इसीलिए मतलब इम्पोर्टेंट है कि हम, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक तो हमारा इनकम लेवल जनरली जो है वो डाउन हो जाते हैं, हम सेम लेवल ऑफ इनकम नहीं अर्न करते हैं। दूसरा ये कि रिटायरमेंट प्लानिंग न केवल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बट हमारे हेल्थ को लेके भी या वर्क को लेके भी इम्पोर्टेंट है। किसी का ऐसा होता है कि आई वांट टू रिटायर 55, नॉर्मली लोग 60 में रिटायर करते हैं, और अगर फाइनेंशियल प्लान आपका अच्छा है और आपने गोल अचीव कर लिए हैं तो आप 55 में भी रिटायर कर सकते हैं। बट अगर आपने फाइनेंशियल प्लान सही से नहीं बनाया है और या आपको मतलब जो भी आपने एक्सपेक्टेशन थी पूरी नहीं, हो सकता है कि लोग 60 में भी रिटायर नहीं करें, आपको 65 तक भी काम करना पड़े। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लिव द सेम टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। जो आप अभी लाइफस्टाइल जी रहे हैं वही लाइफस्टाइल जब आगे कंटिन्यू कर पाए उसके लिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक की एरिया है फाइनेंशियल प्लानिंग का, रिटायरमेंट प्लानिंग। दूसरा है टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स प्लानिंग क्या है, ये इंडिविजुअली अपने आप में एक की एरिया तो है ही है, प्लस आप ऊपर के अगर तीनों की एरिया देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग, उसमें भी ये टैक्स प्लानिंग आता ही आता है। आप रिस्क मैनेजमेंट में भी आप जैसे हम जनरली देखते हैं कि किसी ने अगर रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंश्योरेंस लिया है तो वो इंश्योरेंस जो है वो इनकम टैक्स में डिडक्शन के रूप में मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर की तीनों जो है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रिटायरमेंट, तीनों में हमारा जो है टैक्स प्लानिंग है। तो हमको जो अपने ऊपर की तीनों प्लानिंग है उसमें हमको टैक्स को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमारा अगर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है तो हमने प्री टैक्स रिटर्न हमारा कितना है, पोस्ट टैक्स रिटर्न हमारा कितना है, इस बेस पे भी हमको जो है अपने इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंपेयर करना है। तो इन तीनों जो है की एरियाज उनमें भी टैक्स प्लानिंग आएगी, और उसके अलावा भी हमको ओवरऑल वैसे भी अपनी टैक्स प्लानिंग करनी ही है। अदर एरियाज मतलब जैसे हो गया किसी ने अभी जॉब है, उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम एक प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट करें, पार्टनरशिप फर्म से स्टार्ट करें, कंपनी से स्टार्ट करें, ये अदर एरियाज में आ गया। अदर एरियाज में जैसे एस्टेट प्लानिंग होता है कि मेरा नॉमिनेशन कौन है, मैंने अपनी विल बनाई है या नहीं बनाई है, मैं अपना वेल्थ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ये अदर एरियाज में जो है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या आता है। तो ये अदर एरियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है अगर आपने कोई अपनी विल नहीं बनाई है या आपने कोई नॉमिनेशन नहीं रखा है और आपका कुछ अनफॉर्चूनेट इवेंट होता है, तो बाद में आपके जो लीगल हेयर्स हैं उनको आपका जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह उसको विड्रॉ करने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो आपको फाइनेंशियल प्लान में ये भी एक ध्यान रखना है
कि मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए प्रॉपर जो है अरेंजमेंट किए हो, जिससे मेरे लीगल हेल्थ को वो लेने में कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो दीज आर द 5 की एरियाज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसी जितना हमने एक देखा उसके ऊपर से हम एक केस स्टडी ले लेते हैं। ओके Ravinder ji, just one second. So everyone, if the call get disconnected at 6:10, which is generally the time limit, request everyone to please join back using the same meeting ID and password. I think there is a extension of time, so it will not be going to be disconnected, so it will continue. I think Okay, time wonderful, extension was there. Okay, wonderful. Okay, Ravinder ji, Okay. sorry, please go ahead. या थैंक यू। तो अभी तक हमने डेफिनेशन जान लिया, प्रोसेस जान लिया, उसका फायदे जान लिए। अब हम एक लाइव केस स्टडी भी देख लेते हैं कि मैंने केस स्टडी काफी सिंपल रखा था कि सब लोग को समझ में आए। ठीक है, तो केस स्टडी में जैसा आप पढ़ पा रहे होंगे, मैं फिर भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। मिस्टर आनंद, जिनकी एज 35 ईयर्स है, he is an employee of a private company earning monthly salary of 55,000. He is married and a father of 5-year-old boy. Monthly expenses of the family is 30,000, which includes 7,500 as their rent. The present savings are 4,50,000, which consist of 3,50,000 in the form of bank deposit and 1 lakh in the form of debt mutual fund. Okay. His wife is a homemaker and Mr. Anand has the following objective. तो जिस तरह से फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या फॉलोइंग फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसको हमने अपने जो है प्रायोरिटी के फॉर्म में उसको अरेंज कर लिया है कि ये मेरे को फर्स्ट अचीव करना है, ये सेकंड अचीव करना है, ये थर्ड अचीव करना है। जहां पे भी मेरा बॉटलनेक आएगा उसके बाद में जो है मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा या उसके लिए मुझे कोई और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि उनके जो भी गोल्स हैं ये अचीव हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। जैसे इसके बैकग्राउंड में तो काफी वर्किंग मैंने की, लेकिन मैं आपको इस गोल्स को किस तरह अचीव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट गोल उनका है कि फंड फॉर चाइल्ड हायर एजुकेशन आफ्टर 12 ईयर्स। देखिए, उनका चाइल्ड अभी 5 ईयर्स का है, उन्होंने 12 ईयर्स टाइम दिखाया, मतलब 17 ईयर्स, जब उनका चाइल्ड जो है वो 12th लगभग पास कर चुका होगा। ठीक है, तो उस समय में उनको जो है एक्सपेक्टेड अमाउंट चाहिए 20 लाख। तो दूसरा उनका गोल है कि फंड रिक्वायर्ड फॉर चाइल्ड मैरिज आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब अभी चाइल्ड 5 ईयर्स का है, 20 ईयर्स के बाद उनको जो है उसकी शादी का उन्होंने सोचा है, जिसके लिए फिर उनको 20 लाख रुपीस चाहिए। उनको एक घर भी खरीदना है जिसका उनको लगता है कि लगभग 12 ईयर्स के बाद उनको लेना है, जिसको उसको लगता है कि लगभग 60 लाख उस टाइम में वो घर लेंगे। ठीक है, प्लस उनको अपना रिटायरमेंट कॉर्पस भी तैयार करना है लगभग 80 लाख रुपीस का, जो उनको आज से 25 ईयर्स बाद चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक फाइनेंशियल प्लान डेवलप हमने किया है। तो अब वो देखते हैं फाइनेंशियल प्लान कैसे अचीव, ये गोल्स है कैसे अचीव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, जो भी हम इसमें देखते हैं। एक मैं ये प्लान प्रेजेंट करने से पहले एक बात बता दूं आपको, कोई भी फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए केवल एक प्लान नहीं हो सकता है। ये मुझे बेस्ट सूटेड लगा तो मैंने ये बताया है। हो सकता है कि आप में से किसी और को कुछ और बेस्ट सूटेड लगता हो, तो आप अपने हिसाब से भी डेवलप कर सकते हैं। मेन एम ये है कि हमारा जो भी प्रेजेंट इनकम लेवल है उससे हमारे गोल्स अचीव होने चाहिए। इसमें काफी मल्टीपल ऑप्शंस इसमें तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि उनके जो मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 30,000 है। तो हम ये सोचते हैं कि उनको अपना इमरजेंसी फंड तो लगभग 1,80,000, जो कि लगभग 6 मंथ का उनका एक्सपेंसेस है, वो तैयार करना ही चाहिए, जो कि उनके पास है भी सही। बस उनके पास जो 3.5 लाख की एफडी है, हमने उनको सजेस्ट किया है कि आप 3.5 लाख की एफडी में से ही अपने जो है 1,80,000 जो है वो ईयरमार्क कर लीजिए आपके इमरजेंसी फंड के लिए, कि ये तो मेरा इमरजेंसी फंड है, इतना तो मैं अपने पास हमेशा रखूंगा ही रखूंगा, मुझे कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ये अपना इमरजेंसी फंड यूटिलाइज करूंगा। दूसरा ये पॉइंट ये है इसमें कि जो ये मिस्टर आनंद है, ये ओनली अर्निंग मेंबर है इनके फैमिली में। जैसे आपने देखा कि इनकी वाइफ जो है वो होम मेकर है। ठीक है, तो अब इनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, इनका 20 लाख बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, 20 लाख बच्चे की शादी के लिए चाहिए, फिर इनको रिटायरमेंट के लिए 80 लाख चाहिए। तो हम इनको सजेस्ट करेंगे कि 1 करोड़ 20 लाख का जो है अपना जो है टर्म इंश्योरेंस एक ले लें,
जिससे कि इनका अगर ये नहीं भी रहते हैं तो भी इनकी फैमिली के पास एक सफिशिएंट फंड आ जाएगा, ठीक है, जिससे ये अपना जो है बाकी के गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो इस टर्म प्लान को लेने के लिए इनकी एनुअल जो कॉस्ट है लगभग 12,000 रुपीज आएगी। जो इंश्योरेंस अमाउंट है ये 1 करोड़ 20 लाख, ये भी एक कैलकुलेशन के बेस पे डिराइव किया जाता है, ठीक है। जनरली हम ऐसा करते हैं कि भाई हमको किसी ने बोला 50 लाख तो हमने 50 लाख, किसी ने बोला 1 करोड़ तो हमने 1 करोड़ ले लिया, ऐसा नहीं। जो भी ये क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट है तो इसका भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि हमको क्या कैलकुलेशन करके इन्होंने लिया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बॉटलनेक ये भी आ जाता है कि आपको अपनी इनकम के 20 और 25 टाइम्स ही जो है इंश्योरेंस आपको मिलता है। तो इनका मंथली इनकम जो है 55,000 हमने लिया है, तो इसलिए मैंने इस कैलकुलेशन को 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख में इनका क्या होगा कि इनके जो बच्चे के शादी और पढ़ाई का खर्चा है वो आ जाएगा, प्लस इनका जो रिटायरमेंट कॉर्पस जो 2 जन के लिए उन्होंने 80 लाख सोचा था, तो अगर कुछ अनफॉर्चून होता है 1% नहीं रहता है तो 1% के लिए भी रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इनका रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट, इनका लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा एक है कि एक आजकल जैसा हो गया कि हेल्थ की जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट वगैरह काफी बढ़ गई है, और वो हमारे जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग हमने किया है, समझो हमने इनको दिखाया कि आपको मंथली इतना इन्वेस्ट करना है, लेकिन कभी किसी महीने अगर कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, अगर उसकी इतनी कॉस्टिंग हो गई कि ये 2-4 महीने तक अपना फाइनेंशियल प्लान को रेगुलरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, इनकी साइकिल पूरी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए हम इनको क्या सजेस्ट करते हैं कि आप एक अपनी फैमिली के लिए फैमिली फ्लोटर टाइप का जो भी है एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है ले लीजिए, जिसका अगर आपने 5 लाख का लिया तो लगभग हमने उसको 15,000 उसका एनुअल कॉस्ट माना है, जिससे इनकी एक मेडिकल कॉस्ट को लेके जो है वो उसके मतलब सिक्योर हो जाएंगे या उससे आप अपने आप को रिस्क मैनेज कर सकते हैं। दूसरा इनको एक चाहिए था कि 12 इयर्स में 20 लाख रुपीज चाहिए थे इनको अपने चाइल्ड के जो है पढ़ाई के लिए। तो 20 लाख जो है 12 इयर्स में अचीव करने के लिए हमने इनको सजेस्ट किया है कि आप मंथली SIP कीजिए 6,000 रुपीज की इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब इसमें हमने रेट अज्यूम किया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12%। म्यूचुअल फंड में 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू देखेंगे तो रीजनेबल है, ठीक है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा अप्स एंड डाउन है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म 10 इयर्स प्लस आप ऐसा देखते हैं तो 12% जो है रिटर्न रीजनेबल है, इसलिए हमने 12% दिया है। तो अगर ये 6,000 पर मंथ अपना SIP करते हैं 12 इयर्स के लिए, तो इनका 12 इयर्स के एंड में इनके पास जो है 20 लाख रुपीज इनके हाथ में होंगे, जिससे अपने ये चाइल्ड का हायर एजुकेशन के लिए जो भी एक्सपेंस है उसको मीट आउट कर सकते हैं। दूसरा इनका था कि एक 20 लाख चाहिए चाइल्ड की मैरिज के लिए इन 20 ईयर्स, तो उसके लिए हमने सेम एक मंथली SIP 2,000 की इनको सजेस्ट किए इक्विटी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि जैसे इनके टाइम होराइजन ज्यादा है तो हम इनको इक्विटी म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेंगे। किसी का होता है कि अगर मुझे 2 साल में 3 साल में पैसा चाहिए तो उसको हम इक्विटी म्यूचुअल फंड सजेस्ट नहीं करते हैं, उनको हम डेट प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। तो इनको अगर 20 ईयर्स क्योंकि बहुत लंबा टाइम फ्रेम है और इसमें बिल्कुल जो है इक्विटी ही इनको जो है सजेस्टेड है, तो 12% पर एनम इसमें भी रिटर्न हमने अज्यूम किया है, तो ये 20 लाख इसका अचीव कर पाएंगे। दूसरा इनको है एक घर लेना है 12 साल में 60 लाख रुपीस का, उसके लिए हम इनको सजेस्ट करते हैं कि आप जो 11,000 पर मंथ SIP कीजिए, फिर से वही आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करनी है फॉर पार्ट फंडिंग ऑफ योर होम लोन। होम मीन्स आपको अपने घर के लिए पार्ट फंडिंग उससे आएगी 35 लाख जो आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। और बैलेंस जो है आप एक होम लोन ले सकते हैं 25 लाख का, जिसकी आपको 30 ईयर्स, क्योंकि ये इन्होंने का प्लान है आज से 12 ईयर्स के बाद, तो हम इनको कहें क्योंकि आजकल जो है पोस्ट रिटायरमेंट भी होम लोन प्रोडक्ट मिलते हैं, कंसीडर किया जाता है आपकी एज को, तो आप 30 ईयर्स के लिए अपना होम लोन ले लीजिए, इसका EMI 18,300 आएगा। तो इस तरह से आप अपना घर की रिक्वायरमेंट मीट आउट कर सकते हैं। दूसरा इनका लास्ट इनका ऑब्जेक्टिव था कि मेरा जो है 80 लाख रुपीस मुझे चाहिए 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ मेरे रिटायरमेंट कॉर्पस के तौर पे। तो अगर आप देखेंगे कि रिटायरमेंट कॉर्पस अगर हम इनको कहते हैं कि आप 3,500 रुपए पर मंथ NPS में डालिए, ठीक है, फॉर 12 ईयर्स, ठीक है, और फिर उसको 13th ईयर से जो है उनको 9,500 कर दीजिए, एंड फिर जो 21st ईयर से उसको जो है इसमें थोड़ा उसको जो है 11,500 कर दीजिए टिल 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आप जो है 80 लाख रुपीस भी अचीव अपना कर सकते हैं।
एनपीएस में हमने रिटर्न जो अज्यूम किया है ये 9% पर अज्यूम किया है। उसका भी कारण ये है कि 9% पर हमने इसलिए अज्यूम किया है कि एनपीएस इतना एग्रेसिव प्रोडक्ट नहीं है। आप उसमें अपने चॉइस के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो है इक्विटी आप 75% तक ही जा सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उसके रिटर्न्स जो है नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम आएंगे। बट एनपीएस इसलिए क्योंकि ये बेस्ट सूटिंग रिटायरमेंट प्रोडक्ट एक बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको इक्विटी में जो रिस्क है वो इसमें है, बट आपके जैसे जैसे एज बढ़ती है इसमें जो फंड मैनेजर होता है वो आपका अकॉर्डिंगली आपके फंड्स को रीअलोकेट कर देता है। इसके लिए हमने एनपी सजेस्ट किया, इसमें हमने 9% जो है रिटर्न एज्यूम किया है पर ईयर का, जिससे अपना जो है 80 लाख अपना रिटायरमेंट कॉर्पस अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से एक टाइपिंग एरर है थोड़ा, तो ये 11,500 कर दीजिएगा, ये गलती से थोड़ा 1,15,000 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी जो अभी की जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उसका क्या करना है। जो अभी भी इनके जैसे हमने ऊपर देखा था कि 3.5 लाख एफडी है और 1 लाख इनका डेट म्यूचुअल फंड है। उसके लिए हमने इनको सजेस्ट किया है कि आप जो है आपकी जो बैलेंस एफडी है 1,70,000, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3,50,000 में से 1,80,000 इनका जो है ईएम मार्क कर दिया है इनके इमरजेंसी फंड के लिए। तो आपका 1,70,000 जो बचा है उसमें से 70,000 जो आप है वो शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल दीजिए, जिसको आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगा। ठीक है, और आपको जो है थोड़ा बेटर रिटर्न मिल जाएंगे। और जो बैलेंस 1 लाख है वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा शॉर्ट टर्म में कोई दूसरा गोल है नहीं। ठीक है, तो इससे इसका टोटल इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका डेट म्यूचुअल फंड में 1,70,000 इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम नीचे देख रहे हैं हमने जो भी प्लानिंग किया है वो प्लानिंग इनके कैश फ्लो को मीट आउट मतलब जो है उसके हिसाब से है या नहीं है। तो हमने देखा इनका एक आउटफ्लो बनाया है कि कितने कौन से ईयर में इनका कितने आउटफ्लो रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड, यस। तो इसमें आप देखिए जैसे अभी उनकी हमने ईयर्स ऊपर लिखे हैं कि जैसे आज से स्टार्ट करें तो आज से 12 ईयर्स तक क्या करना है, 13 to 20 ईयर्स क्या करना है, 21 to 25 ईयर्स क्या करना है, 26 to 40 ईयर्स। 40 ईयर्स मतलब आज से 40, आज आगे 35 साल के हैं तो 40 ईयर्स के एंड पे ये 75 ईयर्स के हो जाएंगे। तो 0 to 12 में इनका जैसे हमने क्या मंथली एक्सपेंसेस 30,000 है। हमने इनको 2 SIP सजेस्ट किए, एक एजुकेशन के लिए एक मैरिज के लिए 6,000, प्लस हमने जो इनको लाइफ इंश्योरेंस था जिसका हमने 12,000 प्रीमियम देखा था ईयरली, तो मंथली प्रीमियम हमारा 1,000 हो जाएगा। ऐसे ही सेम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए SIP फॉर हाउस हमने जो 11,000 का बताया है। और इसका अगर फर्स्ट 12 ईयर्स का हम टोटल करेंगे तो इनका 55,000 की जो इनकम है उसके अंदर ही ये कंफर्टेबली जो है उसका इनकम इनका क्रॉस नहीं हो रहा है, एक्सपेंसेस वगैरह सब मिला के और जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं वो मिला के। सेकंड, अब 13 to 20 ईयर्स में इनका क्या रहेगा, क्योंकि ये 12 ईयर्स के एंड पे जो है अपना खुद का घर ले लेंगे तो इनका रेंट जो है रेंट जाना बंद हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि मंथली एक्सपेंसेस में उतना इनका सेविंग हो जाएगा। दूसरा, जो चाइल्ड एजुकेशन के लिए 12 ईयर्स तक इन्होंने किया था वो भी SIP अभी बंद हो जाएगा इनका। तो दूसरा, चाइल्ड की मैरिज का जो SIP वो इनका चालू रहेगा क्योंकि वो उनको 20 ईयर्स में चाहिए। प्लस लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो वैसे ही चलता रहेगा। अब इनका नया एक चीज आ जाएगी EMI फॉर हाउस, क्योंकि इन्होंने 25 लाख का जो है होम लोन लिया है तो उनकी EMI इनकी इस तरह से चालू हो जाएगी। और NPS का अमाउंट जो पहले 3,500 था वो बढ़ के अब 9,500 हो जाएगा। तो इसमें भी देखिए इनका 55,000 की जो इनकम है उसमें जो है इनका मिट आउट हो रहा है। जो इनका 21 ईयर से 25 ईयर तक क्या रहेगा, मंथली एक्सपेंसेस वही लेवल पे रहेंगे। तब तक ये चाइल्ड की मैरिज भी हो चुकी होगी तो उसका वो जो मंथली SIP है वो भी इनका जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस चलते रहेगा, घर का EMI भी इनका चलता रहेगा। तो तब ये क्या कर सकते हैं कि 11,500 जो है अपना 9,500 से NPS में बढ़ा के 11,500 कर सकते हैं, जिसका भी इनका टोटल अगर एक्सपेंस देखेंगे तो 55,000 के अंदर ही रहेगा। फिर 26 ईयर्स से लेके 40 ईयर तक क्या करना है, मंथली एक्सपेंसेस हमने वही कंसीडर किए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस चालू रहेगा। ठीक है, अब आप का देखेंगे कि इसमें हमने लाइफ इंश्योरेंस इसको खत्म कर दिया है। लाइफ इंश्योरेंस खत्म इसलिए कर दिया है क्योंकि जब ये रिटायरमेंट हुए तब तक इनके सभी गोल्स पूरे हो चुके थे। ठीक है, ये मतलब एक फाइनेंशियल वाइज हमने इसलिए इनको मतलब लाइफ इंश्योरेंस खत्म कर दिया क्योंकि अभी कोई आपका लायबिलिटी आपका है नहीं, कोई आपके गोल्स है नहीं। ठीक है,
लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस हमने चालू रखा है क्योंकि हेल्थ के लिए फिर भी एक्सपेंसेस आपको करने पड़ सकते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका चालू रहेगा। EMI फॉर हाउस जो वो भी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। और टोटल एक्सपेंसेस आप देखेंगे जो है वो 42,500। इसमें एक ये होगा कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भाई एक लायबिलिटी इनकी होम लोन की है, तो उसके लिए भी इनको इंश्योरेंस कंटिन्यू रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि लायबिलिटी होम लोन की है तो उसके लिए इंश्योरेंस कंटिन्यू रखना चाहिए। बट आजकल कैसे जिस बैंक से आप होम लोन लेते हैं वही बैंक वाले शायद आपको बता देंगे, या काफी ऐसा आजकल ऐसा प्रोडक्ट्स हैं जो केवल आपको उस लोन को वैसे ही सिक्योर कर देंगे। आपने जिस टाइम फर्स्ट इनिशियली होम लोन लिया रहेगा उतने टाइम में ही आपको एक्स्ट्रा अमाउंट अगर या एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए उस होम लोन को जो है इंश्योर कर सकते हैं। तो इसमें हमने वही कंसिडर किया है कि जो ये लोन लेंगे उस वक्त ही उस लोन को सिक्योर कर लेंगे ताकि इनको अपना लोन रीपेमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से इनका बाद में जो है मंथली एक्सपेंसेस इनका जो है 42,500 रहेगा और ये कंफर्टेबली अपने जो भी गोल्स हैं उसको मीट आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये केस स्टडी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों से कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो ऑलवेज वेलकम। वंडरफुल रविंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मेरा एक क्वेश्चन है रविंद्र जी, बेसिकली अभी जैसे आई एम इन एम्प्लॉयमेंट, ओके, और हमारा एक कंपनी की तरफ से एक मेडिकल प्लान ऑलरेडी है, हेल्थ प्लान ऑलरेडी है, राइट? ओके, तो डू यू सजेस्ट कि एक अलग से भी हेल्थ प्लान लेना चाहिए हमें, या फिर दैट इज इनफ? बिकॉज इफ यू वांट टू लीव योर जॉब, अगर आप जॉब छोड़ के अपना एक बिजनेस करना चाहते हो, से फॉर एग्जांपल 5 साल 10 साल के बाद, तब शायद तब तो फिर ये हेल्थ इंश्योरेंस तो रहेगा नहीं, और तब फिर अच्छा, ये मैं इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस की। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? देखो, ये सेम प्रॉब्लम मैं अपना इंडिविजुअल केस बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसी है। प्रॉब्लम ये एक एक्चुअली एक बेटर है कि एडवांटेज ही है कि हमको दो तरह से अपॉर्चुनिटी है। मेरा इसमें ये कहना है कि आपको एक एडिशनली हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। वो कितने अमाउंट का लेना चाहिए वो अभी, क्योंकि मैं आपकी बिल्कुल डिटेल नहीं जानता हूँ तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपना जैसे एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारा सपोज हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा डिसाइड किया है कि 5 लाख, ठीक है। अब उसमें क्या है कि 5 लाख में हमारा फुलफिल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर हमने आज कोई बाहर से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर नहीं होती है। तो ये अच्छा है कि अगर हमको आज कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं है, चाहे कोई भी अमाउंट छोटा बड़ा रहे वो नहीं, हम एक इंश्योरेंस ले लें तो आज से 4-5 साल बाद हमारी जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है या हमको इंश्योरेंस लेने के बाद कोई डिसीज अगर लग भी गई तो वो भी उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी सोचते हैं कि अभी मेरे एम्प्लॉयर का है, बाद में मैं जब 5 साल बाद जॉब छोड़ूंगा तब मैं अपना लूंगा, उसमें डिसएडवांटेज ये रहता है कि एक तो तब तक आपका जो है आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी कि भाई आपका जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है उसके लिए आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा, और अगर आपको कोई डिसीज लग गई है तो उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया, या तो वो कवर हो जाएगी कुछ टेन्योर बाद या वो कवर नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, अभी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, जैसे कि अभी कोविड का ही देख लीजिए। अब कोविड में हमको एक्चुअली में पता नहीं है कितना खर्चा होगा, लेकिन जो एस्टिमेट जो लोगों ने बताए हैं कि लगभग 8 to 10 lakhs भी एक्सपेंसिव हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉयर की पॉलिसी वो उतना कवर नहीं कर पाती है। दूसरा ये है कि जितना हम जैसे इनिशियल स्टेज में ले लेंगे तो हम हमारा जो है अभी आउटफ्लो भी कम रहेगा, प्लस हमको इनकम टैक्स में भी इसमें एडिशनल डिडक्शन वगैरह मिल जाता है। तो ये पॉइंट को देखते हुए मेरा खुद का है, और मैं चाहूंगा कि बाकी लोग इसको ध्यान दें कि एक अलग से अपनी पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आज समझो मैंने कल ही या साल के अंत में मैंने जॉब छोड़ दी, ठीक है, तो मेरे को पास बैकअप प्लान कुछ तो होना चाहिए ना। मेरा एम्प्लॉय के भरोसे इतना मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो एक एडवांटेज है। आप चाहिए तो अपने पॉलिसी में क्लेम बिल्कुल मत कीजिए, जिससे आपको जो है नो क्लेम बोनस मिलता रहेगा, ठीक है, जैसे आपका सम एश्योर्ड आपका इंक्रीज होता रहेगा। बट आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू रविंद्र जी। रविंद्र जी, अभिषेक हियर। अभिषेक, मेरे को कुछ क्वेश्चंस है, जैसा हर्षित भाई ने बोला है कि वी आर इनटू एम्प्लॉयमेंट, बट हमारा फ्यूचर का पता नहीं है कि भाई कब हम जॉब छोड़ेंगे और वी विल स्विच टू आवर प्रैक्टिस और कुछ भी। सो एक तो क्वेश्चन यही है,
फर्स्ट क्वेश्चन की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो अप्रोच कैसे करें, लाइक कि हम वेंडर्स कहाँ से ढूंढे, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस ले, वो गाइडेंस हमको कहाँ से मिले, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और जिसमें झमेले और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वेरी मिनिमल हो। सेकंड, सेम वेज फॉर टर्म इंश्योरेंस, कि टर्म इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का इज द बेटर ऑप्शन, या हु विल बी द सजेस्टिव पॉइंट कि भाई आप ये कंपनी का टर्म इंश्योरेंस लो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स है हु दे आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। तो कौन सा एंड हाउ टू चूज कि भाई कौन सा वाला अच्छा है। ओके, देखिए दोनों ही में लगभग आपके सेम क्वेश्चन है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आपसे बेटर आपके लिए कोई नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर आपको क्या है, पूरा रिसर्च करना है तो आपको पूरा नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा सजेशन रहता है कि आप पहले अपना पूरा डिसाइड देख लीजिए आपको किस पॉलिसी में क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर आप ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कीजिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप जैसे आप वैसे भी अगर किसी से हेल्थ इंश्योरेंस लेने के या टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए पूछेंगे तो मार्केट में काफी लोग मिल जाएंगे, ठीक है। बट होता यह कि उनको क्या है, या तो कुछ लोग बिल्कुल ही प्योर एजेंट होते हैं जिनको शायद इतना डेप्थ में नहीं मालूम होता कि कितना इंश्योरेंस इस पर्सन को लेना चाहिए, या और बाकी क्योंकि वो जनरली क्या करते हैं, किसी एक कंपनी के साथ ही डील करते हैं, तो वो अपनी एक ही कंपनी का आपको बताते हैं कि भाई इस कंपनी का आप ले लीजिए। तो मेरा सजेशन इसमें यह है कि आपको जो है खुद से ही एक बार रिसर्च करनी चाहिए। फिर उस रिसर्च करने के बाद आप 2-3 को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कि ये मैंने 2-3 शॉर्टलिस्ट की है। उसके बाद फिर आप जो है आपको जो लगता है कि यस ये पर्सन को हम कंसल्ट कर सकते हैं या इस पर हम विश्वास कर सकते हैं, तो उनके साथ आपको जो है एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। रही बात अमाउंट वाइज, तो अमाउंट वाइज तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म बिल्कुल ही कैलकुलेटिव फॉर्म में फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन एक सभी के इनकम के लेवल को लेके सबका एक ये होता है कि ठीक है हमारा इनकम लेवल इतना है, अगर हम इस हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हमको जनरली इतना खर्चा आता है, उस हिसाब से हम एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस के लिए हाँ कुछ फॉर्मूला डिफाइंड है कि वो कैसे लिया जा सकता है, जैसे हमारे गोल्स क्या हैं, हमारी लाइबिलिटीज क्या हैं, वो उसको कवर करने से हम अपना टर्म इंश्योरेंस उस हिसाब से लेते हैं। Okay sir, thank you. Just to add here, Abhishek, Harshit Yeah, this side. yes. So Hi. I have taken from HDFC Life and मैंने काफी कंपैरिजन किया था जब मैं अपने लिए टर्म प्लान ले रहा था. So HDFC has one of the best plan, at one of the reasonable prices, as well as जो उनका claim settlement ratio है वो one of the best है. So वो analysis मैंने करी थी. So आप HDFC Life का प्रोडक्ट देख सकते हैं एक बार. Thank you Harshit. Hi Ravindra. Hello. Yeah, hi. Great presentation. Thanks a lot. आपने बहुत अच्छे से explain किया financial planning, because financial planning is a very important term in a individual's life, और मतलब आप अगर corporate world में भी हो तो it's a very important thing. And the way you explained, जिस तरीके से आपने example लेके set करके एक उसके goals बताए, फिर goals को achieve करने के जो तरीके बताए, very knowledgeable, and thanks a lot for it. मेरा एक छोटा सा question है in this. Normally what happens that in financial planning nowadays what we do is कि हम लोग financial planners की help लेते हैं. There are already financial planners across the company और the agents जो रहते हैं हम उनकी help लेते हैं. Normally they guide us. वो अपने को guide करते हैं कि भाई क्या suitable product रहेगा. जो आपने बोला ना कि आपके हिसाब से वो प्रॉपर एक पूरा बनता है कि क्या इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल प्लानर भी हेल्प करता है. बट इसमें व्हाइल डूइंग दैट मुझे एक लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, हाउ डू वी कैन कैप्चर, लाइक फॉर एग्जांपल हाउ डू वी हेज जो इन्फ्लेशनरी रेट्स होती है. सिंस अगर आज जो हम प्लान करते हैं, अगर आज मेरा बच्चा अगर 10 साल का है, जो आज से 12 साल के बाद या फिर आज से 7 साल के बाद या 8 साल के बाद मुझे उसके हायर एजुकेशन के लिए जो मुझे एक्सपेंसेस आएगा, सो जो मैं रेट्स देखता हूँ वो आज के हिसाब से देखता हूँ. तो दैट इज वन पार्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी रेट्स की एजुकेशन में मैं इन्फ्लेशनरी रेट्स कैसे देखता हूँ. मेरा लाइफस्टाइल में जो इन्फ्लेशनरी रेट्स आएगा, सो व्हाइल डूइंग दैट हाउ डू वी कैप्चर देम. अगर हम उनको ओपन करें, ठीक है, कि हम किस तरीके से इन्फ्लेशनरी रेट्स को हम कैप्चर कर सकते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करना चाहिए तो हम किस तरीके से कर सकते हैं उनको. बिल्कुल. Can I have your small introduction, sir, please?
before I answer. रविंद्र जी, मेरा नाम जितेंद्र दर्जी है and by qualification I'm a postgraduate from in finance and marketing and I have 15 years of work experience and currently working as a category head with Nykaa Fashion. Okay, thank you. I'm basically from the retail industry. ओके, थैंक यू सर। आपने जो हमारी केस स्टडी हमने ली है, क्योंकि हम इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते थे, ठीक है, इनिशियल स्टेज में, इसलिए हमने एक नॉर्मल केस स्टडी ली है। जो आपका इन्फ्लेशनरी का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्फ्लेशन को हम बिल्कुल कंसीडर करते हैं और करना भी चाहिए, वरना अगर आप इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करेंगे तो आपका जो है ओवर द ईयर ऑफ टाइम जो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो जैसे आपने पूछा कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए, तो उसमें हम क्या सोचते हैं कि जैसे अब चाइल्ड आगे जाके क्या करने वाला है वो तो चाइल्ड को ही पता है, ठीक है, वो उसका डिसीजन वही ले पाएगा। तो हम एक अज्यूम करते हैं कि चलो इसमें अगर 2-3 कोर्सेज जो मेजर हैं, इंजीनियरिंग है या डॉक्टर्स वगैरह है, इसमें आज का एक्सपेंसेस क्या है। सपोज आज का एक्सपेंसेस, हम पहले आज के एक्सपेंस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आज का एक्सपेंस लगभग उसमें समझ फॉर एग्जांपल 10 लाख है। तो अब हमारे पास 10 लाख हैं प्लस हमारे पास 12 इयर्स हैं, तो हम उस 10 लाख को इन्फ्लेशन एडजस्ट करके उसके 12 इयर्स के एंड पे क्या उसकी वैल्यू होगी उसको निकालते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बड़ा ही सिंपल कैलकुलेशन होता है, ये हो जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं। प्लस एजुकेशन में खासकर जो हम नॉर्मल इन्फ्लेशन देखते हैं कि जो 4% 6% होती है, एजुकेशन में हम थोड़ा और हायर साइड पे लेते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन 6% है, तो हम एजुकेशन में देखते हैं कि हम 10% इन्फ्लेशन लेते हैं, क्योंकि ऐसा जनरली देखा जाता है कि एजुकेशन एक्सपेंसेस जो हैं ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं बनिस्बत की जो नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। दूसरा जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में आपने कहा, उसको भी हम बिल्कुल कंसीडर करते हैं इन्फ्लेशन को, लेकिन उसको एजुकेशन एक्सपेंसेस थोड़ा कम लेके चलते हैं, 6% वगैरह से उसको हम जनरली, जो अभी ट्रेंड है, अभी तो चेंज होगा, फिर भी हम 6% लेते हैं। प्लस जो हमने बात बताई जो मॉनिटरिंग वाली, तो ये मॉनिटरिंग प्लान करना क्यों जरूरी है, ये इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हमेशा मॉनिटर करना पड़ेगा कि अभी इन्फ्लेशन रेट क्या है, हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी जैसे आपने इन्फ्लेशन बताया, उसी तरह से हम इनकम को भी एडजस्ट करते हैं कि आज जैसे हमने एग्जांपल में देखा 55,000 इनकम है, तो जरूरी नहीं कि 55,000 ही रहेगी, इनकम भी बढ़ेगी, सही। तो हम उस इनकम को भी जो है एक एस्टिमेट लेके उसको भी इंक्रीज करते हैं और एक उस तरह से एक फाइनेंशियल प्लान को डेवलप किया जाता है। Okay, great. Thanks a lot, Ravinder ji. To add something on Ravindra's answer, Jitendra ji, during our curriculum of education, we must have heard about that present value and future value of money, right? So same concept can be applied over here, looking into the cost inflation index as well as the statistical data issued by the government, and we can predict what can be the inflation rate in future, let's say for next 10 years, looking into the past 10 years or 20 years of the data. So accordingly we ourselves can plan, let's say if our current savings is let's say 5,000 per month, okay, so applying certain future value concepts, we can arrive at what should be the futuristic savings and cost for the particular goal to achieve. So in that way we ourselves can calculate, because you are also from finance, myself is also from No, finance. Abhishek, I'll tell you what. This is Sorry to Dalpat here. interrupt. Sorry Dalpat, I'm so sorry to interrupt. लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था ना, see, try to understand. Probably what I would have seen today on the presentation, that's something I'd been doing for a very long time, what I would have done on a very larger scale. But मेरा point of view एक common man के perspective से था, because when you see the financial planning as a need, the way it's been defined in the presentation, as a common man, अगर कोई बंदा, everyone cannot be from the finance background, right? वो finance background से नहीं भी होगा, ठीक है? So everyone might not know the future valuation concept the way it's been done, okay? तो वो future value present value conversion जो होता है, that वो technical aspect हर किसी को नहीं पता होता है. My point of view कि when you as a common person, when you're doing that, how important it is कि जब आप cash flow बनाते हो आपका, the way very beautifully he has done.
रविंद्र जी ने जिस तरीके से वो उसको कैश फ्लो का जैसे बना के दिखाया हमको, दैट्स अ फैंटास्टिक मेथोडोलॉजी टू डू दैट, कि हम जब कैश फ्लो मैनेज बनाते हैं, अगर एज अ कॉमन मैन भी बनाता हूँ, ठीक है, हम बही खाता भी, जो मेरे फादर को मैं जब देखता हूँ कि उन्होंने जब बही खाता जब बनाते वगैरह, तो वो जब बनाते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से इन्फ्लेशनरी रेट को भी देखा जाए। तो एज अ कॉमन मैन मैं किस तरीके से देख सकता हूँ, विच इज राइटली एक्सप्लेन, कि किस तरीके से मैं एक अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ले सकता हूँ, कि अगर मैंने मेरे खुद राइट के राइट प्रायर राइट एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि मैंने देखा होगा कि आज से 8 साल पहले एजुकेशन का क्या कॉस्ट और आज क्या कॉस्ट है, ठीक है, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली सेम रेट ऑफ इन CAGR अगर मैं ले लूँ और मैं सेम रेट अप्लाई करूँ फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स और या 12 ईयर्स, जहाँ तक भी मेरा गोल सेट है जितने सालों के बाद, सो ही इज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस, सो दैट्स व्हाट, वो पॉइंट जानना बहुत जरूरी था फॉर एवरी वन ऑफ अस. That is the reason I राइट raised that point. राइट So राइट definitely, राइट राइट but राइट what you said, I know about it. Don't worry about it. Thanks. राइट राइट Any other? Thank you. Any other question, guys? हाय रविंद्र जी, से मनीष here. हेलो। हाँ, so मेरा क्वेश्चन है on the real estate purchase. So on a real estate purchase, the government has given us a clause कि हम अपना जो accumulated PF है, हम वो भी use कर सकते हैं to pay the only the registration and the stamp duty, if I'm not wrong. So for a person, like for a common man, for a middle class man, is it advisable to use that money or go for some other source of funding? क्योंकि PF is something वो हमारे mostly what we think कि वो हमारे रिटायरमेंट के लिए यूजफुल होता है. So what you suggest? सर देखिए, हमने जो प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया है कि हम अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को एक गोल के तरफ उसको डायरेक्ट करते हैं कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट ये गोल का है, ठीक है। तो जैसे आप खुद ने अभी बताया कि जैसे PF जो है वो हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग के गोल के लिए है, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आपको जो है PF को या ऐसा कोई जो आपके दूसरे गोल के लिए है, उस फंड को आपको किसी दूसरे पर्पस के लिए जहां तक मतलब खुशी हो नहीं यूज करना चाहिए। रही बात ऐसे रियल एस्टेट बाइंग की, तो रियल एस्टेट में अगर आपको इंडिविजुअल हाउस वगैरह लेना, उसके लिए तो अभी मैं तो ये कहना है कि काफी मतलब कोई जरूरत ही नहीं है आपको अपने खुद के पैसे लगाने की, ठीक है। बहुत ही मिनिमम मार्जिन पे भी आजकल जो है वो होम लोन्स वगैरह मिलने लगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप जो है होम लोन ले लें और अपने जो भी इन्वेस्टमेंट आपने जिस गोल के लिए रखे हैं उनको उसी डायरेक्शन में जो है जाने दीजिए। Okay, thank you. Welcome. And further to add on this PF, if you are investing in PPF, that is public provident fund, so there is a lock-in period. और लॉक इन पीरियड से पहले आप विड्रॉ करोगे तो दैट विल अट्रैक्ट अ ह्यूज इनकम टैक्स लायबिलिटी, लाइक से आपका जो भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो, इवन इफ यू आर अ सैलरी और अ बिजनेसमैन, तो जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हो को अकॉर्डिंगली वो टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट कर सकता है, रादर देन जैसे रवि ने सजेस्ट किया कि यू कैन गो फॉर लाइक होम लोन टाइप ऑफ द थिंग्स, तो वो आपको बेनिफिशियल भी रहेगा। सेक्शन 24B के तहत आपको इनकम टैक्स के अंदर इंटरेस्ट का भी मिल जाएगा और 84C के अंदर प्रिंसिपल का भी रिडक्शन मिल सकता है। और रिसेंटली जो अमेंडमेंट आए हैं, आप 2 होम के साथ में एट ए टाइम खरीद करके उसका इंटरेस्ट का एंड प्रिंसिपल का भी पेमेंट कर सकते हो, तो उसका भी कोई डीम्ड रेंट जैसा भी कंसेप्ट नहीं है। तो इन दैट वे यू कैन टेक द बेनिफिट आल्सो रादर देन विड्रॉइंग फ्रॉम योर PF अकाउंट, वेदर इट इज अ PF और PPF। एंड इसमें मैं वापस से फिर कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे एक मेरा एडवाइस है, मतलब या मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, कभी भी आपको जो है अपना कोई भी फंड आप जहां तक हो सके, आप अगर आपके पास ऑप्शन है, जैसे होम लोन में कि जैसे हमारे पास, मैं जैसे बैंक में तो कस्टमर आते हैं तो कहते हैं कि भाई मेरे पास आज 50 लाख है, मुझे केवल 10 लाख का ही लोन चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है कि आपके पास अगर जो आपका खुद का फंड है वो आप इन्वेस्ट कीजिए और आप लोन ज्यादा ले लीजिए। कारण उसका ये है, अगर आपकी इनकम आपको प्रोवाइड करती है EMI पे करने के, क्योंकि कारण ये है कि जैसे आपने अगर रियल एस्टेट में डाल दिया तो वहां से आपको लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, आप वहां से फिर वापस नहीं ले सकते हैं। और बाद में आप उस लोन बैंक को बोलोगे इसमें मुझे होम लोन कर दो, तो फिर वो होम लोन नहीं, एक मॉर्गेज लोन तरह का हो जाता है, जिसपे आपको मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि अगर आपकी इनकम लेवल जो है आपका EMI पे करने के लिए सफिशिएंट है, तो आप लोन ले लीजिए और अपना जो
बैलेंस आपके पास है उसको कहीं इन्वेस्ट कीजिए। और आजकल होम लोन इतने सस्ते हो गए हैं कि आप बाहर कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आप जो होम लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप मोस्ट चांसेस है कि आप उससे बेटर ही जो है बाहर अर्न कर पाएंगे, अर्न कर सकते हो। Wonderful. Ravindra ji, just one question here for Yes, the benefit of the entire group here. थोड़ा आप if you can speak for 1 minute on your CFP program, ये कैसे होता है, उसके लिए is this certification course और ये कितने टाइम का होता है, अगर उसके बारे में आप 1 मिनट बोल सकते हैं तो it can be of help for everyone in the group. Yeah, sure. तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्रोग्राम जो है एक यूएस का बोर्ड है, वो लेता है। उसने हर एक कंट्री में अलग अलग एजेंसीज को ऑथराइज किया हुआ है। अभी इंडिया में थोड़ा कुछ इशू चल रहे हैं, ठीक है, वो अभी रिजॉल्व मेरे ख्याल से थोड़े टाइम में हो जाएंगे। बट जो सर्टिफिकेशन जो आपको मिलेगा वो आपको यूएस बोर्ड जो है वही आपको देगा। इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या जो एक्सपीरियंस हैं उनके लिए तो जैसे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। वो डायरेक्टली जो है जो लास्ट मॉड्यूल है जिसमें कम्प्रहेंसिव अप्रोच या पूरा जो एग्जाम्स वगैरह वो दे सकते हैं। बाकी अगर जैसे जो 12th के बाद या नॉर्मली अपना ग्रेजुएशन के बाद नॉर्मली करना चाहते हैं, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो उनके लिए भी मतलब साल 1.5 साल में खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको जो भी हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया, टैक्स प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, वो सबके बारे में जो है इसमें आपका कोर्स का रहेगा और फाइनेंशियल प्लानिंग डेवलप करने के लिए रहेगा। इसका ड्यूरेशन कितना टाइम का होता है कोर्स का? वो मैंने कहा जैसे आप जो सीए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या जो जॉब में एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनके लिए अगर वो करना चाहें तो विद इन 60 डेज भी उनका पूरा हो सकता है। बट ये है कि उसमें आपको एग्जाम के स्लॉट मिलने चाहिए, टाइम मिलने चाहिए, ठीक है। बाकी क्योंकि आपको उसमें हर मॉड्यूल के एग्जाम नहीं देने होते हैं, ठीक है, कुछ आपके मॉड्यूल्स एग्जाम हो जाते हैं, आपके लास्ट का जो कम्प्रहेंसिव मॉड्यूल है उसी का एग्जाम देना होता है, ठीक। और बाकी जो अगर एज अ मॉड्यूल बाय मॉड्यूल करना है तो उनके लिए भी 1 से 1.5 साल में हो जाएगा। और करियर प्रोस्पेक्ट्स इसमें सीएफपी अगर कोई करता है तो करियर प्रोस्पेक्ट्स कैसे होते हैं? तो देखिए करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, जैसे ये अपना मुंबई, दिल्ली ऐसे सिटीज में तो काफी अच्छा है, ठीक है। आपको उसमें आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा जैसे जो भी इस तरह की कंपनीज रहती है जो ऑलरेडी इस तरह की सर्विस दे रही है, या जो एएमसीज हैं या जो फंड हाउसेज हैं, ये आपको उसमें प्रोस्पेक्ट मिल जाता है। और जहाँ तक आपका जो यहाँ का कोचिंग वगैरह रहती है वो भी आपको हेल्प करती है। जनरली इसमें करियर प्रोस्पेक्ट अच्छा है। आप इनिशियली जो है देखा जाए तो लगभग 4 लाख to 5 लाख पर एनम जो है उसमें हम अर्न कर सकते हैं इन द जॉब। वंडरफुल, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? रविंद्र जी, यस सर। हाँ, इसमें आपसे एक मेरे को चीज पूछना था। कोई नया जॉब चालू करता है, आपने से उसके अंदर बेसिकली उसका सेविंग कब चालू करना चाहिए, उसका सेविंग का कंपोनेंट क्या होना चाहिए इनिशियल जॉब में, इनिशियल 4 to 5 ईयर, और एवरी ईयर इंक्रीमेंट कैसे करना चाहिए जॉब में? जो जॉब करेगा तो एवरी ईयर कितना इंक्रीज करना चाहिए, और कंपोनेंट वाइज कितना होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड होना चाहिए, एफडी होना चाहिए इनिशियल ईयर ऑफ द जॉब में, और उसमें बेसिकली उसको कब अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या कब उसको हेल्थ, उस पार्ट में बेसिकली कैन यू गिव सर्टेन ब्रीफ योर एक्सपीरियंस? बिल्कुल सर। देखिए जो जॉब जस्ट जिसने स्टार्ट की है, तो क्या होता है ना, जब तक हम जैसे एक रियलिस्टिक चीज है, जब तक हम पढ़ते हैं या जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मनी की शॉर्टेज होती है। तो हमारे काफी जो मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती है, हम सोचते हैं कि जॉब लगेगी उसके बाद तो हमको पहले ये करेंगे या अच्छा मोबाइल खरीदेंगे या अच्छा कुछ मतलब घूमने फिरने जाएंगे। तो मेरा सजेशन है, जब स्टार्ट जॉब होती है तो एक सेविंग हैबिट अगर डेवलप हो जाए वो भी बहुत है। तो जैसा अगर आप 20% भी अपना एक मतलब मैं बेस के सिनेरियो दे रहा हूँ, अब मुझे नहीं मालूम कि पर्टिकुलर पर्सन का क्या एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज है, वो किस बैकग्राउंड से आता है, कैसा उसको फैमिली में जो है देना पड़ता है, क्या है। एक नॉर्मल एक एग्जांपल जैसे देते हैं कि अगर उसने शुरुआत में जैसे जॉब लगी हो, अपना 20% भी उसने अगर सेव करना शुरू कर दिया तो वो भी उसके लिए बेटर है। एक बार हैबिट लग जाएगी तो बाद में उसको खुद ही समझ में आने लगेगा। अब उसके गोल अगर डिसाइड कर लेंगे तो उसके हिसाब से वो इंक्रीज करने लगेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि मतलब क्या एसेट एलोकेशन उसका होना चाहिए।
सर एसेट एलोकेशन दो तरह से होता है, एक तो रिस्क प्रोफाइल, एज, और तीसरा आपका जो गोल है। ठीक है, अगर आपका शॉर्ट टर्म में कोई गोल है ही नहीं, क्योंकि जब मतलब आपके अगर जॉब लगी ही है और आपको लगता है कि शादी के लिए तो मेरे घर वाले जो है वो अरेंज कर लेंगे पैसा वगैरह, तो आपको बिल्कुल इक्विटी में ही जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी ही ऐसा एक एसेट क्लास मैं मानता हूँ ऐसा है कि जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, तो आपको जो डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बस बिल्कुल ही अगर म्यूचुअल फंड में भी आपको नहीं जाना है और जस्ट स्टार्ट ही किया है, सबसे बेटर ये होगा जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है उसी अपना ऑनलाइन या अपने घर या बैंक में जाके आप कम से कम एक रिकरिंग डिपॉजिट तो खोल लीजिए, ताकि बेसिक स्टार्टिंग में सेविंग हैबिट आपकी डेवलप होनी चाहिए। ये मेरा थैंक यू। अच्छा, मैं माई सेल्फ मुकेश डाबी हियर, तो अदर मेंबर्स से भी रिक्वेस्ट है कि उनका भी कुछ थॉट हो, कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ उनके भी कुछ शेयरिंग एग्जांपल कैसा कुछ हो तो आप शेयर कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। हेलो हेलो, हाय रविंद्र जी, राजेश बोल रहा हूँ मैं बॉम्बे से। सर गुड सर, दिस इज हेलो, हाँ राजेश जी। रविंद्र जी हाँ जी, सो रविंद्र जी एक मेरा था, इवन आई एम अ सैलरीड पर्सन, मैं अंडर सेक्शन 80C हम हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 1.5 लाख रुपए का। देयर आर सम म्यूचुअल फंड्स जो हम करते हैं, यू नो, दैट इज बीन गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द किड्स, जो मैंने बच्चों के लिए अभी रिसेंटली शुरू किया है। आई जस्ट वांटेड आपका एक फीडबैक चाहिए था या एडवाइस चाहिए था अबाउट एनपीएस, लाइक हाउ गुड इज एनपीएस, ऑफ कोर्स एज अ टैक्स सेविंग है, बट फॉर द लॉन्ग टर्म हाउ कैन इट हेल्प अस आउट लाइक। ओके सर, आप जो ये म्यूचुअल फंड कर रहे हैं ये एटीसी के लिए कर रहे हैं क्या उसके अलावा वाले हैं ये? नहीं सर, एटीसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा म्यूचुअल फंड इज ओनली फॉर माय किड्स हायर एजुकेशन। बाकी मैंने एटीसी मेरा एलआईसी एंड पीपीएफ उसमें हो जाता है सर, पूरा अमाउंट उसमें। ओके सर, एनपीएस कैसा है? एनपीएस इज मींस अ प्योर रिटायरमेंट प्रोडक्ट, ठीक है? तो आप मैं समझ सकता हूँ कि जैसे पहले तो क्या था कि गवर्नमेंट जॉब में पेंशन थी, बैंक्स में भी पेंशन थी, ठीक है? अभी तो पेंशन सब जगह बिल्कुल एकदम देखा जाए तो खत्म ही हो गई, सब जगह एनपीएस ही आ गया। आपका भी मुझे लगता है पेंशन तो शायद नहीं ही होगा, दैट्स व्हाट आई अज्यूम। ओके, तो मेरे हिसाब से एनपीएस में बिल्कुल आपको का एक मतलब एक बाउंडेशन ऐसा रहता है कि आपको ये पैसा आपके रिटायरमेंट पे ही मिलता है, ठीक है? इन बिटवीन आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट दैट इज अप टू अ लिमिटेड अमाउंट, ठीक है? तो एनपीएस आपको बिल्कुल शुरू करना चाहिए, ठीक है? और इससे क्या होगा, आपको एक रिटायरमेंट पे कॉर्पस भी मिलेगा, प्लस आपकी जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जैसे पेंशन मिलती है, वैसे आपको जो है इसमें एन्युटी मिलने लगेगी, तो वो एक टाइप ऑफ आपका पेंशन हो जाएगा, ठीक है? मेरे हिसाब से बिल्कुल शुरू करना चाहिए। ठीक है सर जी, थैंक यू। थैंक यू रविंद्र जी। आज आपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जो नॉलेज दिया है कि कैसे हम डे टू डे एक्सपेंसेस के साथ में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, क्या प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही में इसी के जो दूसरे मेंबर्स हैं, जो अभी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वॉलेंटरली वो कोई क्वेश्चन आंसर इस सेशंस के लिए करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ ही इस जो वीसी हमने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रेगुलरली, 4th वीसी हमारी आज जो कंडक्ट हुई है, तो हम बाकी जो मेंबर्स है वॉलंटियर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और अपना सजेशन दे किस टॉपिक में हमें डिस्कशन करना चाहिए, फर्दर नेक्स्ट वीसी में किस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहिए, आप वॉलंटियरली आगे आके हम बता सकते हैं। साथ ही मैं हीरालाल जी मकवाना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के सेशन के बारे में अपने थॉट्स दे और बाकी मेंबर्स को भी मोटिवेट करें। हीरालाल जी। हाँ जी, नमस्ते। बहुत ही बढ़िया सेशन था, वेरी यूजफुल, especially for the earning members. I am not an earning member at the moment, but I think it will be help the people, young generations a lot. They will have the habit of saving, and they will be able to plan their future, and by doing good financial planning, so that in emergencies or in extreme situations, it will help them to resolve the matters. I think very good presentation by Mr. Ravindra ji.
and I Very really appreciate. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. तो अभी धीरज जी सर हाँ मेरा अदर मेंबर बट से भी आई रिक्वेस्ट वुड होगा कि अभी अगर हो टाइम तो जो मेंबर अटेंडी है अभी उनके साथ में कुछ शॉर्ट इंट्रो रखना है क्या अपना भी? हाँ आई मैं थिंक वो रख सकते हैं लेटर ऑन, बट धीरज व्हाट आई वुड सजेस्ट कि लाइक अभी यू नो कि सभी कंपनीज में इंक्रीमेंट्स का एज सच नहीं चल रहा होगा, बट जहाँ भी चल रहा होगा या जो भी आपका टैक्स सबमिशन रिलेटेड सारी चीजें अभी जा रही है कंपनीज के अंदर, जो भी सैलरीड एम्प्लॉई है, तो अभी यू नो देयर इज अ न्यू सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट विच शोज कि पर्सन्स को न्यू रेजिम के तहत अपना टैक्स प्लानिंग करना है या ओल्ड रेजिम के तहत अपना टैक्स प्लानिंग करना है। लाइक 80C में आप 1.5 लाख की लिमिट ओल्ड वेरी रेजिम में गुड ले सकते, पुराने में नए वाले में नहीं ले सकते। तो इस तरह से का कुछ नया आया हुआ है विच इन आई एम कम्प्लीटली अनअवेयर। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई अपना ग्रुप में से मेंबर है जो इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या ज्ञान दे सके, so can you arrange that kind of the sessions in our upcoming session? हाँ ऑफ कोर्स व्हाई नॉट 115 BAC में जो नया सेक्शन आया है कि अपन को 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट में नए टैक्स रेजिम्स में जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स रेजिम्स में, बराबर है, ये नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और वैसे भी यूजफुल भी है। So it will be very taxable क्योंकि many times confusing रहते हैं कि कौन से में जाना चाहिए और कितनी इनकम हो तो नया रेजिम में जाना चाहिए, कितनी इनकम हो तो हमको ओल्ड रेजिम को अप्रोच करना चाहिए, उस एंगल से थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था। So can you arrange for next session on this topic? 100%, बट इस टॉपिक को थोड़ा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम। इट मींस नॉट 30 मिनट्स और 40 मिनट्स, मिनिमम 1 आवर। दलपत ये अपन अलग से डिस्कस कर लेंगे, अलग से सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। ओके श्योर। अच्छा, अपने साथ में मिलन दैया भी जुड़े हुए हैं तो उनका भी। ही इज फ्रॉम डेलॉइट आई थिंक। हेलो मिलन। हाँ जी आप भी एक शॉर्ट इंट्रो दे दो अपने मेंबर्स को और कुछ आपका भी थॉट हो इस सेशन के बारे में, कुछ फीडबैक हो तो बता दीजिए। हाँ श्योर। रविंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेटफुल इंफॉर्मेटिव सेशन, और काफ़ी अच्छा जानने को मिला। और जस्ट मैंने 2 साल हुए मेरा जॉब स्टार्ट हुआ, और डेफिनेटली जिस तरीके से मैं से भी ने जो प्लान बताया है तो अगर उससे करते हैं तो डेफिनेटली हेल्प करेगा, बिकॉज इनिशियल स्टेज पे क्या होता है कि नॉर्मली जैसे अभी रिसेंटली जो लास्ट क्वेश्चन में बताया कि ETC को फुलफिल करने के लिए हम नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ज़्यादा थॉट प्रोसेस पे डालते नहीं है, बट जो आपने बताया दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग द एनी इन्वेस्टमेंट एंड दैट विल हेल्प टू अचीव आवर फ्यूचर गोल्स। अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैं करंटली डेलोइट में जॉब कर रहा हूं एंड आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। It is almost 2 years since associated with the Deloitte. I am working in the risk advisory department of the Deloitte, Ahmedabad location. So this is it from my side. Wonderful. Thank you. Thanks. थैंक यू मिलन जी। हर्षित सोलंकी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लीज? Hello. Harshit, go on. Yes, hi everyone. And first of all, thanks to Mr. Ravin Chauhan for explaining details regarding such an important topic. Myself, Harshit Solanki. I am working with Borkar and Mazumdar, a chartered accountant firm in Mumbai, and my native place is Neemuch, Madhya Pradesh. And it's nice to connect with each and every one of our community for our mutual benefits. So it's a great initiative, and I really look forward to attend such great sessions. Thank you, Harshit. Thank you. Yeah. Okay, great guys. I think enough for today. Probably, और किसी को, if there is any other point from any other member that they want to say or put forward, otherwise we can conclude the session. Only Harshit, just a minute. Only we just want to know if we should do next week or next month now.
That we Sir, just want to. next session के लिए I have requested Mr. Abhishek Dahiya. He is willing to take a session on MBA and executive MBA. वो क्या होता है और किस तरीके से approach करना चाहिए. He is himself a pass out from IIM Calcutta. So I have requested him, and I will get a confirmation from him probably in a day or two. तो वो एक सेशन कर सकते हैं नेक्स्ट संडे के लिए, जो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी. We want to plan the next week also, no? Next Sunday one more session will be there. Both sessions, sir. Sorry, I did not. One more session will be there next Sunday. We'll be conducting next weekly or next month, basically. Just want to. सर ये संडे के लिए तो मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ है. बाकी वी कैन सी उसके बाद फिर फोर्टनाइटली करना है या फिर मंथली करना है. वी कैन सी दैट. Okay. Thank you, Ravindra ji. Thank you, everybody. Thank you all for being a wonderful audience. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Ravindra ji. Okay, thank you everybody.